आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात यूनियन बजट 2022-23 की। जी हां, इस साल का यूनियन बजट पेश हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस साल के बजट के बारे में ट्वीट करके बताया है कि 100 साल में सबसे ज्यादा खौफनाक पैंडेमिक के बीच तरक्की की नई उम्मीदें लेकर आया है ये बजट इकोनॉमी को मजबूती देने के साथ ही आम इंसान के लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी बनाएगा। खास बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट करके कहा है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम को पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और इन्हीं सब बातों पर बहुत ही गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल और सोशल एनालिस्ट प्रोफेसर शिवाजी सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नवीन मित्तल और जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल जैन जी, आप सभी का मैं अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूं। और सबसे पहला सवाल प्रोफेसर सरकार से। यूनियन बजट 2022-23 पेश हो चुका है। प्रोफेसर साहब, बहुत सी उम्मीदें थी इस बजट से, क्योंकि पैंडेमिक के चैलेंजेस से निपटने के लिए यह बजट कहा जा रहा था कि बहुत जरूरी होगा, आम आदमी के लिए बहुत जरूरी होगा। कितना उम्मीदों पर खरा उतरा है यूनियन बजट 2022-23? बहुत सारी चीज़ें वित्त मंत्री ने हमें बताया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है। कई जो कार्यक्रम हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो जो पिछले साल चल रही थी, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसका एक्सटेंशन भी इस साल किया गया है कई दूसरे तरीके से। उसमें इन्वेस्टमेंट जो है 7.5 लाख करोड़ का किया गया है और पिछले साल करीब 5.5 लाख करोड़ था। उम्मीद की जा रही है कि कई तरह के जो प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं, वित्त मंत्री ने कहा है कि उससे 60 लाख नौकरियां बनेंगी। ये 60 लाख नौकरियां अगर एक साल में बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि देश का पूरा ब्यारा न्यारा हो जाएगा। और जिस तरह से 60 लाख, क्योंकि अगर हम देखें इतनी नौकरियां जो हैं इसी तादाद में अगर हुई थी तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब इस तरह से नौकरियां बनी थी, और उसके बाद अगर आज ये बनती हैं तो निश्चित रूप से ही देश जो है एक रिकॉर्ड जो है वो बनाएगा। पर इसमें भी निश्चित रूप से ही कई समस्याएं हैं। जैसे पिछले साल 7.5 लाख करोड़ जो दिए गए थे उसमें 5.5 लाख करोड़, माफ़ कीजिएगा, तो उसमें 2.5 लाख करोड़ से कम ही खर्च किया गया है। सरकार के पास जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो है जिस तरह से भी धन आना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अभी भी समस्या दिख रही है जी। तो इस साल अगर वित्त मंत्री जिस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास टैक्स बैलेंस ही पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है, जीएसटी ज़्यादा आया है, डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा आया है और करीब करीब 70% जो है रेवेन्यू उस तरह से उनका बढ़ा है, तो हो सकता है इस साल जिस तरह से उन्होंने किया है उसमें ये अच्छी तरह से कर पाए। दूसरी, उन्होंने कई और अच्छे तरह के प्रोग्राम किए हैं। एक जो क्रिप्टो करेंसी किया है, देखिए क्रिप्टो करेंसी ये नहीं, उसको कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने एक डिजिटल करेंसी बनाया है जो क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि सामान्य रूप से वो बात चलती है तो उसको क्रिप्टो कहना ज़्यादा आसान होता है जी। उससे जो है एक चीज़ जो है जिसको हम पहले कहते थे कि जो कैपिटल के एरिया में जो हम सीधे सीधे कह सकते हैं विश्व से जो जुड़ना चाहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, तो वो हो सकता है। उसके अभी तक जिस तरह से चल रहा है सारे मुल्कों ने उसको अभी एक्सेप्ट भी नहीं किया है, तो इसलिए उसमें भी कुछ समस्याएं हो सकती है। पर एक नई पहल की गई कि डिजिटल करेंसी जिस तरह से बढ़ रहा है चारों तरफ से, तो उससे विश्व के मार्केट से हम जुड़ सकते हैं। पर उसमें साथ साथ ये भी है कुछ उनकी जो परेशानी है वो भी हमें लेनी पड़ सकती है। उसमें उन्होंने ये किया है कि डिजिटल लेन देन अगर करते हैं तो 1% टैक्स देना पड़ेगा और डिजिटल इनकम जो होगी उस पर 30% टैक्स, जो इनकम टैक्स का सामान्य दर है, वो देना पड़ेगा। साथ ही गाँवों के लिए, किसानों के लिए करीब 2,37,000 करोड़ जो है उन्होंने दिए हैं। इससे सीधे जो है, देखिए किसान जो है और किसानों का आंदोलन जो है सरकार जो है उसको बहुत अच्छी तरह समझती है, और उन्होंने समझा कि किसानों को अगर एमएसपी के दाम सही तरीके से दिया जाए तो किसानों के जो दुख दर्द कुछ कम होंगे या उनके दुख दर्द कम होंगे तो देश के दुख दर्द कम होंगे, तो उन्होंने ये भी किया है। दूसरी चीज़ है कि
एक चीज़ जो उन्होंने लोग, मैं समझता हूँ लोग चाह रहे थे वो करे कि इनकम टैक्स में जो छूट है वो दें और जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसके बराबर इसको लाएं, वो अभी नहीं हुआ है। पर उसके बावजूद जो है बाकी सारी चीज़ें जिस तरह से की गई है उसको देखते हुए लगता है कि जो ग्रोथ हम चाहते हैं, देखिए इस वक्त जो है IMF ने कहा है कि 9.2% का ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा 9% का होगा, और अगले साल का प्रोजेक्शन हमारा है 8 से 8.5% का ग्रोथ होगा। जी हाँ। तो इसको अचीव करने की हमें कोशिश रहेगी, और इनमें कई चीज़ें जो हैं जैसे कि एजुकेशन के लिए भी उन्होंने दिया, कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं है जहां उन्होंने निवेश की बातें ना की हों। कई बार ये होती है कि जब इतनी सारी चीज़ें होती है, और कॉर्पोरेट्स को उन्होंने कई तरह के जो टैक्सेस हैं जिसको विमल जी बताएंगे आपको ज़्यादा, तो उन्होंने काफ़ी राहत भी दी है। प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। बहुत ज़रूरी है हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनकी जेब में जो पैसा पहुंचता है, जो रियल इनकम है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए। बजट में अलॉटमेंट हुई है 2.25 लाख करोड़ की। जी हाँ, 2.25 लाख करोड़ की जो अलॉटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ MSP पर हुई है। साथ ही साथ एक रिकॉर्ड कलेक्शंस GST में भी देखे गए हैं जो कि हैं 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा के, और वो सिर्फ जनवरी 2022 के महीने में है। मैं बिमल जैन साहब जो टैक्स एक्सपर्ट हैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी पर LTCG लाने की जो 30% पर लगाया जाएगा, साथ ही साथ GST की टैक्सेशन लगातार जो कलेक्शंस हैं, जो रेवेन्यू सरकार को आ रहा है वो बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कितना बेहतरीन है ये बजट जब हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू करेक्शन की बात करते हैं? ये क्वेश्चन हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज अगर बजट, यूनियन बजट 2022 और 23 को अगर हम देखें तो आम आदमी क्या चाह रहा था? आम आदमी जो सैलरीड क्लास है वो ये चाह रहा था उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए कर दिया जाए। वो दूसरी उसकी चाहत क्या थी कि ATC में जो उसे डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख रुपए का, उस 1.5 लाख रुपए के अंदर LIC, PPF, PF, NSC, ट्यूशन फीस, इवन हाउसिंग लोन जो आप लेते हैं और रिपे करते हैं प्रिंसिपल, 1.5 लाख रुपए की लिमिट में आता है। इन्फ्लेशन आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन की रेट हमारी 5.2% है और ये 1.5 लाख की लिमिट मोर देन 10 ईयर से चल रही है। तो एक लेजिटिमेट डिमांड थी आम आदमी की कि इस लिमिट को 1.5 लाख से 3 लाख किया जाए। तीसरी बात अगर हम देखें कि हमारे इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं, 2.5 लाख रुपए का एक स्लैब है, उस तक टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख के बाद हमारा टैक्स लगता है। तो 2 रेजीम हमारे पास हैं, ओल्ड टैक्सेशन रेजीम एंड न्यू टैक्सेशन रेजीम। जी, 2.5 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं है, बट आम आदमी ये चाह रहा था इस 2.5 लाख को बढ़ाया जाए। ATD में अगर हम मेडिक्लेम की भी बात करें तो हमने कोविड में देखा कि कोविड में कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ी, और हमारे मेडिकल इंश्योरेंस जो आता है ATD के अंदर जो हमें बेनिफिट दी जाती है वो 25,000 रुपये की है, जिसको 50,000 रुपये के लिए कहा गया। फिर जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी लिमिट 50,000 है, उसको 1 लाख रुपए के लिए कहा गया। तो ये तो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और टैक्स स्लैब हम देखें तो हमने ऐसे कोई अनाउंसमेंट इस बार के यूनियन बजट 2022 और 23 में नहीं सुने। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट हमें समझना पड़ेगा, हाँ जो हम इंडिविजुअल टैक्सेशन पर्सपेक्टिव चाह रहे थे अनाउंसमेंट नहीं है, पर इसका इफेक्ट ओवरऑल जब आप यूनियन बजट 2022-23 को देखते हैं तो ये तो एक कंपोनेंट होता है जहां हम टैक्सेशन की बात करते हैं, बट ये जो यूनियन बजट 2022-23 है ये हमारे लिए रोड मैप बना रहा है कि हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, GDP की ग्रोथ जो 9.2% हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैसे आएगी। और इतना हमने सेक्टर स्पेसिफिक, इतना हमने फंड एलोकेशन इस तरीके से किया है जिस सेक्टर को जितनी नीड है उसके हिसाब से वित्त मंत्री ने पूरी कोशिश की है उस सेक्टर को उतना कंट्रीब्यूशन दिया जाए। एग्रीकल्चर की आप अभी बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर में MSP को इंश्योर करने के लिए इनने 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ रुपए आपने बताए जो दिए गए हैं। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, हमारे GDP के 3 पिलर होते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, IIP जिसमें इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और एक सर्विस सेक्टर आता है।
तो ये तीनों सेक्टर जिस हिसाब से ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर एंड एलाइड 3.9%, आईआईपी 11.8%। आप पिछले साल जाइए, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन था, नाउ 11.8% ग्रो करेगा। सर्विस सेक्टर आपका 8.2% बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो अगर हम देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी और जीडीपी आगे की ओर जा रही है। तो इसका मतलब बिमल सर, हम ये बात कह सकते हैं कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जैसा हम सभी चाह रहे थे कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हो, बिल्कुल वैसा ही बजट है। मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा सबसे पहले प्रोफेसर मित्तल का। सर, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, यूनियन बजट 2022-23 पेश हो चुका है। हम सभी जैसा सोच रहे थे कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, बिल्कुल वैसा ही है। और जो माननीय वित्त मंत्री महोदय हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने कोशिश की है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसान ड्रोन्स और किसान रेल हो, चाहे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो, वेयर हाउसिंग हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, इन सभी चीजों को एक साथ लेके आगे बढ़ा जाए। आपको क्या लगता है, कैसा है यूनियन बजट 2022-23? एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, आशाएं हैं, कुछ लोगों की इसके अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल हैं। कुछ लोगों को ये ठीक लग सकता है, कुछ लोगों को शायद ये लग सकता है कि कुछ और मिल जाना चाहिए था जी। जैसे बिमल साहब ने कहा है कि सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं उनको ज़रूर इसमें निराशा लगेगी, क्योंकि उनके लिए कोई स्लैब नहीं कुछ इम्प्रूव की गई हैं, कोई डिडक्शंस नहीं हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ जी। पर जिस तरह के हालात हैं, सरकार को भी पैसे की ज़रूरत है, चाहे वैक्सीन्स लग रही हों सब्सिडाइज्ड, या हर चीज़ उसके लिए सरकार को ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो इसलिए हो सकता है कि उसने सैलरीड एम्प्लॉय को ज़्यादा राहत ना देनी चाहिए हो। पर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, कुछ पॉइंट्स में ऐसा हुआ है कि उन्होंने फिर भी कोशिश की है कि कुछ राहत मिले। जैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, अगर मेरी इनकम है, अगर मैं हाई इनकम क्लास में हूँ, मान लो मसलन मेरी इनकम अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है साल में, और मैंने कोई अपना हाउस बेचा है, कुछ और बेचा है, और उस पर मुझे इनकम होती है, तो उस पर जो सरचार्ज लगता था, एडिशनल सरचार्ज, वो 37% लगता था। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस बार क्या किया है कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा, अब उस पर सरचार्ज सिर्फ 15% ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये एक राहत की बात है पहली। दूसरा, एक न्यू पेंशन स्कीम हमारी होती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी मिलती है और राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलती है। जो पैसा केंद्र सरकार देती है हम लोगों को, करीबन 14% होता है, वो सब हमें एज ए डिडक्शन, उसमें एक राहत मिल जाती है, हमें उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पर एक कमी इसमें यह थी इस प्रोविज़न में कि राज्य सरकार अगर 14% देती है तो जो कर्मचारी है वो सिर्फ 10% तक ही उसमें राहत ले पाता था। 4% जो उसका अमाउंट है उस पर उसको टैक्स देना पड़ता था। इस बार क्या किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इसको भी 14% में ला दिया है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एम्प्लॉयज अब एट पार हैं। उनको जो भी सरकार न्यू पेंशन स्कीम में पैसा देगी उस पर टैक्स उनको देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। दूसरी चीज, काफी दिनों से कि चर्चा चल रही थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर। जी। कुछ लोग कह रहे थे कि भारत सरकार को इसमें नहीं कोई भी रेगुलेशन बनानी चाहिए, लेट इट गो अनरेगुलेटेड। पर ये अनसर्टेनिटी इस बार खत्म कर दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार उस पर टैक्स लगा दिया है 30% और नाम दे दिया है वर्चुअल डिजिटल एसेट। जी हाँ। इनकम टैक्स में उसको एक नाम मिल गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिस पर 30% टैक्स लगेगा। और जो भी वो पैसा देगा उसको 1% उस पर टीडीएस काटना है, ताकि वो ऑडिट ट्रेल में आ जाएगा, जिससे हम ये ट्रेस कर पाएंगे कि पैसा कहां से कहां गया है। बिल्कुल सही। तो ये अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। और आरबीआई एक्ट में भी एक संशोधन हो गया है कि अब इसको नोट की तरह देखा जाएगा, ये भी इसमें काम किया। तो ये मैटर क्लोज हो गया। अब हम इस बारे में बात, कभी कोई इशू नहीं होगा। अब ये श्योर है कि भारत सरकार अब इसको रेगुलेट करने वाली है। बिल्कुल। प्रोफेसर मित्तल, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि जैसा अभी आपने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज की बात सरकार ने की है, एलटीसीजी 30% लागू किया है, साथ ही साथ जो 3 बहुत ही अहम जो सेक्टर्स होते हैं, पहला शिक्षा, दूसरा कृषि और उसके बाद रोजगार जो बढ़ाने की बात लगातार चल रही है। तो जैसे कोऑपरेटिव टैक्स की बात हुई कि किस तरीके से एएमटी यानी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स के बराबर धीरे धीरे करने की बात है, ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। साथ ही साथ शिक्षा की अगर बात की जाती है तो पीएम ई विद्या जो 12 चैनल्स चला रही थी,
अब ये प्रावधान है, ये प्रोविजन है कि वो 12 से बढ़ाकर 200 चैनल्स किए जाएंगे और साथ ही साथ कृषि की जो तमाम योजनाएं इतने वक्त से चल रही हैं उसके साथ एक किसान ड्रोन करके एक और पॉलिसी चलाई जाएगी ताकि उनकी सेफ्टी, उनकी सर्वेलेंस और फर्टिलाइजर्स को किस तरीके से छिड़काव किया जाएगा, लैंड होल्डिंग्स की किस तरीके से रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, ये तीनों ही चीजें कृषि, शिक्षा और साथ ही साथ रोजगार के लिए एमएसएमईज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा। प्रोफेसर सरकार, आप क्या देखते हैं, क्या एक ग्राउंड लेवल से कुछ ठीक करने की कोशिश है सरकार की? निश्चित रूप से ही देखिए, कई बार काम जो होता जाता है, कई बार जब इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको हम इंटीग्रेटेड वे में हम नहीं देखते हैं। तो इस वक्त जो है ये जो इंटीग्रेशंस होते हैं, बहुत से सुझाव आते रहते हैं, इंडस्ट्री से सुझाव आते हैं, इंडिविजुअल से सुझाव आते हैं, उसके ज़रिए कहीं ना कहीं करेक्शंस किए जाते हैं। तो ये करेक्शंस जो हैं उसी तरह के हैं। जहाँ तक आपके एजुकेशन की बात है, देखिए वो टीवी चैनल्स के जरिए जिस तरह से एजुकेशन की कोशिश हम कर रहे हैं, खास करके पैंडेमिक के ज़माने में हमने जो देखा कि जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उससे क्लासरूम्स चल सकते हैं, अभी भी सारे चल रहे हैं, और उसके ज़रिए जो है एजुकेशन का एक दूसरा जो दायरा है वो बढ़ सकता है कि घर बैठ के भी या गाड़ी में चलते हुए या कहीं टहलते हुए भी आप शिक्षा ले सकते हैं। आजकल मैंने देखा है कि कई जो शिक्षक हैं धूप में बैठे होते हैं कहीं और क्लास जो है उनका कहीं चलता रहता है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं, पर उसकी एक जो तरह के कुछ जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो कई चीज़ें आती है उसमें कई बार थोड़ी सी परेशानी आती है, पर हो सकता है ग्रेजुअली वो चीज़ें भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो एजुकेशन को देखिए बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन एक चीज़ जो है इस बजट इकोनॉमिक सर्वे में भी कहीं ना कहीं जिक्र आया है कि एजुकेशन में जो है लोग अफोर्ड चूँकि नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, सरकारी इंस्टीट्यूशन से जहाँ भी अफोर्डेबल है वहाँ ले जा रहे हैं। तो इस देखने में सुनने में अच्छा लगता है, पर उसके एक चीज़ है, अगर हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का भी एजुकेशन उतना बढ़े तो हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बने। एक निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होने से निश्चित रूप से आम जनता को, चाहे यहाँ हो चाहे जो समृद्ध मुल्क है वहाँ हो, वहाँ भी परेशानियाँ होती हैं। और समृद्ध देशों में जो है, जैसे कि यहाँ भी हो रहा है कि बच्चे जो हैं पढ़ते पढ़ते ही वो लोन के बोझ में भी आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो भी सही नहीं है। इसलिए एजुकेशन को, डिजिटल एजुकेशन के ज़रिए हम इन चीज़ों को अगर पा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में जो आपने कहा बाकी चीज़ें, देखिए उसमें सीधी सी चीज़ है कि रैशनलाइजेशन कैसे किया जाए। वित्त मंत्री ने इस बार जो है जी, हम लोगों की शिकायत है कि बहुत सी नई चीज़ें उन्होंने नहीं की, पुरानी चीज़ें ही ज़्यादातर चलाई हैं, पर उसमें कई चीज़ों को रैशनलाइज करने की कोशिश की है। तो रैशनलाइजेशन इसलिए है कि उसमें गैप्स हो जाते हैं, तो गैप्स को पूरा करने की ज़रूरत होती है, और मेरे ख्याल में वो अच्छा किया है उन्होंने। जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा हमारे टैक्स एक्सपर्ट बिमल जैन जी से कि अभी अभी हमने बात करी क्रिप्टो करेंसी पर जो LTCG लगाने की बात चली है, 30% की दर से जो LTCG लगाया जाएगा क्रिप्टो पर, और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने जो भी क्रिप्टो करेंसी की नई बातें कही हैं, जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उससे बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही सारे लोग हैं, लाखों नहीं शायद करोड़ों लोग हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, एक राहत की बात है कि उनको अच्छा लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ जब भी बजट आता है तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा महंगी हुई और कौन सी सस्ती। कस्टम्स ड्यूटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कस्टम रेट को चेंज किया गया है। बिमल साहब, अगर इसके बारे में आप हमें कुछ बता पाएँ। देखिए, सबसे पहले वैभव मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो में हमने क्या देखा, क्रिप्टो करेंसी हो, टोकन हो या नॉन फंजिबल टोकन्स हों, जो अनऑथराइज, गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं थे, कोई रेगुलेटेड नहीं थे, इतने इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगा रखा था जिसकी कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं थी। इवन दो इस इंडस्ट्री के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो कहते थे ब्लॉकचेन के जरिए ये सारी सेफ एंड सिक्योर्ड है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप सबने देखा होगा कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया वो डाउनफॉल, रिडक्शन, मार्केट में फ्लक्चुएशन इतना हुआ, 30%, 40%, 50% लॉस हो गया। तो सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को बाकी ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये हुआ कि जो अब डिजिटल करेंसी आएगी
वो आरबीआई लेके आएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आएगी। हम सब डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आज मैं अपने पॉकेट में एक पेपर का नोट रखता हूं या कॉइन रखता हूं, कल मेरे साथ एक डिजिटल करेंसी होगी जो आरबीआई लेके आएगी और गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ, यानी हम डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब दूसरा अनाउंसमेंट जो हमारे इनकम टैक्स में किया गया कि 30% का आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, इसमें एक बात समझने योग्य है कि इनने कहा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, 30% आपकी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगने वाला है। मान लीजिए $100 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और $150 पे आप बेच रहे हैं तो $50 की आपको प्रॉफिट हो गई, आप उस पर 30% देंगे, दैट्स द, और लॉस हो गया तो लॉस के केस में उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि इस लॉस को आप अपनी किसी दूसरी प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। अगर आपने ये क्रिप्टो किसी को गिफ्ट किया तो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो मेरे हिसाब से इसको रेगुलेट करने के लिए एक अच्छा कदम है। दूसरा क्वेश्चन जो वैभव आपने पूछा कि कस्टम ड्यूटी के रेट बहुत से सेक्टर में हमने देखे रॉ मटेरियल और कंपोनेंट के लिए कम किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। आप आत्मनिर्भर बनिए, सेल्फ रिलायंट बनिए। कैसे होगा? अगर रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा और मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके फिनिश गुड्स बनाना है तो कैसे ये अफोर्डेबल कैसे हो पाएगा? तो वित्त मंत्री जी ने क्या किया, जो रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट हम इंपोर्ट करते हैं उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को या तो घटा दिया या खत्म कर दिया। अब रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कीजिए और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कीजिए। जब आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करेंगे तो एडवांटेज क्या हुए? आपकी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आप लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। सेकेंड एडवांटेज क्या हुआ, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप देते थे वो आपको अब देनी नहीं है। जब नहीं देनी है तो उसकी क्रेडिट हमें नहीं मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं मिलती है। तो ये जो अब नहीं लगेगी वो आपकी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग में आपको हेल्प करेगी, यानी उतने से आपका प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करेंगे उसकी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग चीपर हो जाएगी। तीसरा एडवांटेज इसके अंदर क्या आएगा, जब हम एफजी बनाएंगे, लोकल बनाएंगे, फिनिश गुड्स लोकल बनाएंगे तो मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं लोकली मैन्युफैक्चर करूंगा और लोकल मार्केट में बेचूंगा। इंपोर्ट में क्या होता है कि मैं बाहर के प्रोडक्ट को इंडिया में लाके बेचता हूं, मेरी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ावा नहीं मिलता, मेक इन इंडिया मेरा आगे नहीं बढ़ता। अब मेक इन इंडिया आगे बढ़ेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगा। प्लस जब मैं इंपोर्ट ही नहीं करूंगा तो मेरा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर भी नहीं जाएगा। मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब बात करता हूं, एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट, ये भी मुझे एडेड एडवांटेज देगा। तो मेरे हिसाब से वित्त मंत्री जी का कई रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट लाइक इलेक्ट्रॉनिक ले लीजिए, केमिकल ले लीजिए, उन्हें जो रेट कम किए हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी पे, एक बहुत अच्छा स्टेप्स है टुवर्ड्स मेक इन इंडिया। बिल्कुल सही बात कही आपने बिमल जैन जी की मेक इन इंडिया जो है उससे ना केवल हमारी जो डोमेस्टिक आपूर्ति है, हमारी जो डिमांड है वो डोमेस्टिकली अच्छी होगी, साथ ही साथ हम लोग इंपोर्ट्स पर जो खर्च करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से बाहर चला जाता है वो हमारे देश में ही रहेगा, अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत बनी रहेगी। मेरा सवाल प्रोफेसर मित्तल से ये होगा कि मेक इन इंडिया की तर्ज पे ही जब हम देखते हैं कि SEZ एक्ट में चेंजेस किए गए हैं, कितना जरूरी है ये कि मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब हम ना केवल एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं लेकिन हम पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करके अपने गुड्स और सर्विसेज को सही और ग्लोबली कंपेटिटिव रेट्स पर बाहर भेजना चाहते हैं। देखिए, SEZ की जो बात है, अभी जो उसमें चेंजेस हैं उसको पूरा रिप्लेस कर दिया गया है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि SEZ को हम पूरा रिप्लेस कर देंगे, तो नया लेजिस्लेशन आएगा अभी कि उसमें किस तरह से वो चेंजेस करेंगे, ये अभी देखना बाकी होगा। पर उसमें कहा उन्होंने ये है कि नए हमारे जो एक्ट में जो हमारे पुराने SEZ को रिप्लेस करेगा हमारा नया एक्ट, उसमें स्टेट्स भी अब पार्टनरशिप में आ जाएंगी। तो ये अभी देखना बाकी होगा जब नया एक्ट आएगा कि किस तरह से उन्होंने इसमें चेंजेस किए हैं। पर कुछ कंपनीज के लिए मैं जरूर बताऊंगा कि कंपनीज के लिए कुछ प्रोविजंस किस तरह से हेल्पफुल हैं टैक्स के, जिसमें हमारा चेंजेस हुआ है। पहले अगर कोई इंडियन कंपनी थी, अगर कोई भी इंडियन कंपनी जब होती थी और उसके पास अगर मान लो 26% से ज्यादा किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स होते थे, तो जब फॉरेन कंपनी डिविडेंड देती थी और इस इंडियन कंपनी को जो डिविडेंड मिलता था उस पर पहले 15% टैक्स लगता था, जो अब खत्म हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। ये एक अच्छा स्टेप है
एक कंपनी के लिए। ओवरऑल कंपनीज के लिए इशू ये आता था, कुछ हाई कोर्ट्स, जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट्स की कुछ रूलिंग आई है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, अपना ये चेक करते थे कि कितना मुनाफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो इनकम टैक्स पर टैक्स के अलावा 2 एक्स्ट्रा टैक्स भी जाते हैं, सरचार्ज और सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को एक खर्चा नहीं माना जाता जिसको आप अपने प्रॉफिट के लिए लेस कर सकते हैं, पर कुछ हाई कोर्ट्स ने कहा कि माना जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन था इस बार एक्ट में खत्म कर दिया गया है, और जब से ही सेस आया था 2004-5 से, रेट्रोस्पेक्टिवली पहले से ही ये फिक्स कर दिया गया है कि अब ये सेस लेस नहीं किया जाएगा। ये एक कंफ्यूजन जो इसमें खत्म किया गया है, ये एक अच्छा कदम है। और इसमें कुछ लिटिगेशन को खत्म करने की भी बात हो रही है, जिससे कि लोग यहाँ आए, इन्वेस्ट करें और इंडियन की छवि बाहर अच्छी जाए। लिटिगेशन में इस तरह से बात हो रही है कि मान लो अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर किसी भी टैक्स पेयर के साथ टैक्स डिपार्टमेंट का कोई इशू चल रहा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का इशू है अगर जी, तो अननेसेसरी हम उसमें लिटिगेशन में नहीं जाएंगे। अगर किसी भी हाई कोर्ट ने असेसी के टैक्स पेयर के केस में रूलिंग उसके फेवर में की है और कोई दूसरा इंसान है जिसके साथ भी सेम केस है, तो हम उस लिटिगेशन को भी रोक देंगे और कोई अपील ट्रिब्यूनल्स वगैरह में डिपार्टमेंट फाइल नहीं करेगा जब तक ये मैटर सेटल नहीं हो जाएगा। इस तरह से लिटिगेशन में कुछ कमियां हैं जी, ये स्टेप्स लिए गए हैं। इसी के साथ इसी पेशकश को फिलहाल हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।